जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं अपनी कुंडली स्वयं देखें पार्ट 2। इस एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा कि आपकी कुंडली के अंदर पहले तो आप अपनी कुंडली कैसे देखेंगे और कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है, या किस तरीके से आप अपनी कुंडली को देख करके आप अपना कुंडली स्वयं देखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो फिर से आज हम शुरू करते हैं वैदिक ज्योतिष पार्ट 2। देखते हैं। अब इसमें मैंने एक कुंडली बनाई हुई है जिसको नैसर्गिक कुंडली बोला जाता है। नैसर्गिक कुंडली इसलिए बोला जाता है कि जब कभी बच्चे का जन्म होता है तो स्टार्टिंग में हम मान कर चलते हैं कि लग्न जो होता है उसका मेष होता है। तो 1 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ है, जो पहले भी बतलाया जा चुका है। अब इसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं। अगर इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लग्न क्या है, ये पिछले एपिसोड में मैंने बतलाया था कि लग्न क्या है। अब ये नैसर्गिक कुंडली होती है। नैसर्गिक जो होते हैं लग्न के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, सेकंड हाउस के शुक्र होते हैं, थर्ड हाउस के बुध होते हैं, फोर्थ के चंद्रमा, फिफ्थ के सूर्य, फिर सिक्स्थ के बुध, सेवेंथ के शुक्र, 8 के मंगल, 9th के बृहस्पति, 10th 11th के शनि और 12th के बृहस्पति होते हैं। इस तरीके से ये जो 12 घर हैं, 12 घर के स्वामी अलग अलग होते हैं, यानी कि लॉर्ड होते हैं। अब हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारी ये कुंडली बन के आती है तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा पहले घर का लॉर्ड कौन है। पहले घर का लॉर्ड अगर यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है उसका जो लॉर्ड होता है उससे पता चल जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट हो गया लग्न। सेकंड को हम बोलते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से पता चलता है कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होते हैं उसको सेकंड हाउस लॉर्ड या फिर कहा जाएगा सेकंड हाउस का लॉर्ड, यानी कि द्वितीयेश। इसी तरीके से संस्कृत में अगर बोलें तो द्वितीयेश, तृतीयेश, इस तरीके से। और वैसे नॉर्मली बोलें तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से सभी हाउस के लॉर्ड होते हैं। इन लॉर्ड का काम क्या है? यही जो लॉर्ड होते हैं इस हाउस से रिलेटेड शुभ या अशुभ फल देने वाले होते हैं। अब क्या होता है कि जो भी फल देते हैं इसको हमें पता चलना चाहिए कि इस हाउस का मालिक कौन है। अब मान लिया जाए यही है, मान लिया किसी की मेष लग्न की कुंडली है तो उसका जो धन का मालिक होगा वो शुक्र होगा, पराक्रम और जो भाई का मालिक होगा वो बुध होगा, भूमि का, भवन का, माता का जो मालिक हैं वो चंद्रमा होंगे, संतान का, बुद्धि का जो मालिक होंगे वो सूर्य होंगे, नौकरी का जो मालिक होगा या फिर अरिष्ट का जो मालिक होगा वो बुध होंगे, दाम्पत्य का और साझेदारी का, बिजनेस का मालिक फिर शुक्र हो जाएगा, मृत्यु का मालिक भी मंगल ही हो जाएगा। उसके बाद भाग्य का स्वामी बृहस्पति हो जाएंगे और नौकरी का, रिजल्ट का मालिक शनि हो जाएंगे। आने वाला जो पैसा होता है उसका मालिक भी शनि हो जाएंगे। और 12th हाउस होता है मोक्ष का या व्यय का या फिर देशाटन का, तो उसका मालिक हो जाते हैं बृहस्पति। इस तरीके से पहले भी बस ये आपको पता रहना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं उन नंबर का लॉर्ड कौन है। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है या कौन सा ग्रह हमारे लिए मार्केश है, कौन सा ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है। ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि जो भी ग्रह हैं उसमें मार्केश क्या होता है, ये पता रहना चाहिए। मार्केश में कहा जाता है कि जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस और 7th हाउस, इसकी जब दशा आती है तो कष्ट होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। तो सेकंड हाउस और 7th हाउस, ये दोनों हाउस, ये हो गया, ये सेकंड और ये 7th, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ हो उसका मालिक और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ हो उसका मालिक, ये दोनों जो होते हैं वो मार्केश होते हैं। इसके साथ ही 8वां और 12वां घर, ये 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते हैं। तो इनके मालिक यानी कि इनका जो लॉर्ड होता है वो भी अपने समय में पीड़ा देते हैं। तो मतलब ये हो गया कि सेकेंड, 6th, 7th, 8th और 12th इनकी दशा में अनफेवरेबल कंडीशन आएगी।
अब बात ये आती है कि अनफेवरेबल कंडीशन कितनी आएगी, कितनी इंटेंसिटी की आएगी। इसके पीछे हमें ये मैत्री चक्र याद रखना होगा। मैत्री चक्र क्या है? अब ये सभी ग्रह मैंने लिखे हैं, इनके मित्र कौन है और शत्रु कौन है, बस इतना याद रखना होगा। यानी कि हमें पता रहना चाहिए कि सूर्य अगर हैं तो उनके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसकी ज़रूरत भी यहाँ पे लग्न कुंडली देखने के लिए ही होती है। अगर कोई भी नॉर्मल एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने मित्र के घर में है, मित्र के साथ है, या फिर मित्र से दृष्टि पा रहा है तो अच्छी बात है, यानी कि उसके अंदर बल बढ़ेगा। वो अपने घर में है, कोई भी ग्रह अगर अपने घर में होता है, मित्र के घर में होता है, या उच्च का होता है, या फिर किसी अपने मित्र ग्रह से दृष्टि पा रहा होता है, तो वो ग्रह बलवान होता है, उस ग्रह का अच्छा फल मिलता है। अगर कोई ग्रह शत्रु के घर में बैठे हों, उसके बाद शत्रु से ही दृष्ट हों, और जो अंश होता है 0 से 30 अंश, उसमें अगर वो अंश में भी कम हो तो वो ग्रह जो होता है वो खुद ही पीड़ित होते हैं। जब कोई ग्रह खुद पीड़ित है तो जिसकी वो कुंडली है उसको भी वो पीड़ा पहुंचाते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा पीड़ा पहुंचाएंगे। अब ये है कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा के लिए फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, जैसे कि पंचम और नवम, 5th हाउस और 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। डिपेंड ये करता है कि उनकी क्या परिस्थिति। अगर वो बहुत बुरी तरीके से पाप पीड़ित हैं, पाप पीड़ित होने का मतलब शत्रु के घर में हो, शत्रु से दृष्ट हों, अंश में बहुत कम हो, तो उन ग्रहों को बलवान किया जाता है। ग्रहों को बलवान करने के लिए करना क्या होता है? उनकी पूजा करें या फिर उनका जो जेम्स है वो पहने। तो इस तरीके से हमें हमेशा कम से कम अपनी कुंडली आप देख लें, और आप एटलीस्ट पहले हाउस का जो लॉर्ड है वो, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो, इन तीनों को जिस किसी प्रकार से आप उनको स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूजा होती है, जेम्स होता है, और कुछ कुछ उपाय वगैरह भी होते हैं। और अगर यहाँ तो हम चूँकि देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है। प्रॉब्लम ज़्यादा कौन देगा? प्रॉब्लम वो ग्रह ज़्यादा देता है जो ग्रह पहले से ही प्रॉब्लम में है। जैसे कि मान लिया जाए कि 2nd हाउस का लॉर्ड आपके लिए पीड़ादायक है, वो अरिष्टकारक होता है। वो अगर शत्रु के घर में हो, शत्रु से ही दृष्ट हो, तो क्या होगा? वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अपने समय में, जब उसका दशा अंतर्दशा जब आएगी तो उस समय में वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान क्या देते हैं? शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, इन 3 प्रकार से कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान डायरेक्ट भी नहीं पहुंचाते हैं, कोई भी ग्रह डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाता। वो क्या करते हैं? आपके माइंड में डिसीजन, या तो कोई गलत डिसीजन दिलवा देंगे, या फिर आपके माइंड में जा कर के इस तरीके से आपको बना देंगे कि आप गलत रास्ते पर चलेंगे, या फिर आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें कुछ जान लें, अगर हम इन चीज़ों को जान लेते हैं, कहा जाता है कि हमें रास्ते में जा रहे हैं, अगर रास्ता ख़राब है, अगर पहले से पता है तो हम कुछ ना कुछ अपना प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सूर्य का जो मित्र होता है चंद्रमा होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है। सूर्य का शत्रु होता है शनि और शुक्र। चंद्रमा का मित्र होता है सूर्य और बुध, शत्रु होते हैं राहु और केतु। मंगल के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शत्रु होते हैं राहु केतु। बुध का होता है मित्र सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, और शत्रु होते हैं चंद्रमा। बृहस्पति के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शत्रु होते हैं शुक्र, बुध। उसके बाद शुक्र के मित्र होते हैं बुध, शनि, राहु, केतु, शत्रु होते हैं सूर्य और चंद्रमा। शनि के मित्र होते हैं बुध, शुक्र, राहु, केतु, और शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। राहु के मित्र होते हैं बुध, शुक्र, शनि, और शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। केतु का होता है बुध, शुक्र, शनि, और शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। अब जैसे कि देखिए, ये जो शनि का जो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सूर्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मंगल। इसी तरीके से राहु का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्रमा। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा अगर राहु से दृष्टि पा जाते हैं तो उसको ग्रहण योग कहा जाता है। इस परिस्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों बहुत ही वीक हो जाते हैं। सीधी सी बात है, कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में वीक हो गया है तो वो अपना फल देगा। फल क्या देगा? वो नेगेटिव फल देंगे। या फिर अगर वो अच्छा घर का मालिक भी है और अगर वो कमज़ोर है तो वो उतना बड़ा फल नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से ये सभी ग्रहों का मैत्री चक्र अगर हमें आता है तो हम ये पता कर सकते हैं
कि किस ग्रह की किससे दृष्टि होती है। दृष्टि वाला मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि सभी ग्रहों की अपने से 7th हाउस पे दृष्टि होती है, और 2-3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा दृष्टि भी होती है। अब होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो किस नक्षत्र में जन्म हुआ। नक्षत्र के बारे में भी मैंने बतलाया था कि नक्षत्र होता क्या है। ये ब्रह्मांड में ये पता होता है किसी का। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप बोलेंगे अपना नाम बोलेंगे, फिर मकान का नंबर बोलेंगे, फिर कोई ब्लॉक बोलेंगे, फिर एरिया बोलेंगे, फिर सिटी बोलेंगे, और फिर एक अपना पिन कोड लगाएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से आपका एड्रेस हुआ, इसी तरीके से हर एक बच्चे का इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उसका एक अपना प्रॉपर एड्रेस होता है ब्रह्मांड में। क्या ब्रह्मांड में नक्षत्र में यही है वो एड्रेस। ये है हमारा पूरा फुल एड्रेस है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्र के बीच में फिर राशियाँ आ जाती हैं, 12 राशियाँ आ जाती हैं, फिर उनके अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि इस तरीके से ये एक एड्रेस है। अब मान लिया जाए किसी का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, फिर उसका राशि देखना पड़ेगा, चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये नक्षत्र, राशि, लग्न और कुंडली के अंदर में सभी ग्रह जो जहाँ पर है, ये आपका एड्रेस दिखाते हैं ब्रह्मांड में आपकी क्या परिस्थिति है। तो लग्न कुंडली यही बतलाती है। तो ये नक्षत्र चूँकि 27 हैं, इनमें कुछ नक्षत्र जिनको अरिष्टकर भी बोला जाता है, वो आगे के एपिसोड में बतलाया जाएगा कि किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि किसी विशेष नक्षत्र में जन्म होने से अरिष्ट होता है, तो फिर उसकी वगैरह शांति वगैरह की जाती है। इसी तरीके से ये जो चक्र है, जीवन चक्र, तो कहा जाता है कि साइकिल है, और ज्योतिष में भी ये साइकिल की तरह ही चलता है। हमेशा दशा चलती रहती है, हमेशा जो है वो जन्मकालीन भी अगर कोई भी ग्रह आ गया तो वो सबकी दशा होती है। जैसे सूर्य अगर आ जाते हैं आपके लाइफ में दशा में, तो 6 वर्ष की उनकी दशा होती है। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी तो 10 वर्ष की होगी। मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, बृहस्पति की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, केतु की 7 वर्ष की, और शुक्र की 20 वर्ष की। अब कभी कभी किसी किसी के साथ ये होता है कि लगातार ख़राब समय चलता है। इसके पीछे भी जान लीजिए, लगातार ख़राब समय कैसे चलेगा। मान लिया जाए शनि की महादशा है, तो शनि में अगर सूर्य आ गए, तो शनि में सूर्य आ गए 6 साल, सूर्य के बाद चंद्रमा आएंगे 10 वर्ष, उसके बाद मंगल आएंगे 7 वर्ष। यानी कि सूर्य शनि, यहाँ देखिए, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं, तो सूर्य चंद्र मंगल लगातार आ गए, यानी कि ये हो गया ये 6 साल, फिर 10 साल, फिर 7 साल, 17 3 23 साल तक कंटिन्यूअस। तो अगर ये किसी की लाइफ में इस तरीके का समय आ जाता है तो उसको लाइफ टाइम स्ट्रगल रहता है। लेकिन कभी कभी ये लाइफ टाइम स्ट्रगल हो गया, लेकिन अगर शनि की दशा में फिर राहु आ गए, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, केतु आ गए, शुक्र आ गए, यानी कि यहाँ भी यही है फ्रेंड, ये मित्रता का ही हिसाब किताब होता है कि अगर ग्रह अपने मित्र की दशा में अच्छा फल देते हैं, अगर शत्रु ग्रह है तो उनकी दशा में अच्छा फल नहीं देते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं। ये 0 से 5 अंश, 6 से 10 अंश, 11 से 20 अंश, 21 से 25 अंश और 26 से 30 अंश, ये ग्रहों का बलाबल होता है। सबसे अच्छा माना जाता है 11 से 20। इसमें जो प्लैनेट जो भी है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसमें वो पूरा फ़ायदा देते हैं, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर में आप सबसे पहले पता कीजिए कि आपका लग्नेश कौन है। हमेशा एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ कि लग्नेश को जहाँ तक हो सके आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिना किसी को दिखलाए। कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी दिखलाएंगे, लेकिन इतना अगर आप जान लेते हैं कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को कहा जाता है जितना ज़्यादा आप मजबूत करेंगे लाइफ में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मजबूत कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? पहला तो कहा जाता है कि प्लैनेट या आध्यात्म की चीज़ है, आपको जो भी होता है पूजा पाठ कीजिए। वो सभी लोग करते हैं, जो भी मानते हैं इसको, पूजा पाठ में सबका मन रहता है। दूसरा क्या होता है, उस प्लैनेट से संबंधित जो स्टोन्स होते हैं, इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। फ़िलहाल मैं बतला देता हूँ कि सूर्य के लिए मानिक होता है, चंद्रमा के लिए मोती या मून स्टोन होता है, मंगल के लिए इटालियन मूंगा जो लाल वाला होता है वो होता है, बुध के लिए होता है एमेरल्ड पन्ना, बृहस्पति के लिए होता है पुखराज, शुक्र के लिए होता है डायमंड या फिर ओपल,
और शनि के लिए होता है नीलम, और राहु के लिए होता है गोमेद, और केतु के लिए होता है लहसुनिया। तो राहु और केतु तो खैर यहाँ पर आएंगे ही नहीं। राहु और केतु का स्टोन बहुत सावधानी से पहनना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा कभी कभी एडवर्स इफेक्ट भी देते हैं। शनि के स्टोन के साथ भी यही बात है। शनि का स्टोन भी पहनने से पहले बहुत अपने आप नहीं पहन लेना चाहिए, उसका एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको लग्ने सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र इन 6 में से कोई है, तो आप आँख मूंद करके इनके जो स्टोन्स हैं वो अगर पहनते हैं तो आपको हर हाल में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी नहीं है कि इस महादशा में नहीं पहनना, आप लग्नेश को तो एनी टाइम पहन सकते हैं और उसके पूजा भी कर सकते हैं। बात ये आ जाती है कि जीवन के अंदर में स्ट्रगल क्यों आते हैं। स्ट्रगल आने का पीछे जो कारण है वो दशा वर्ष है। जब कभी अंतरदशा और दशा चलती है, उसमें ये होता है कि कभी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, कभी बुरे ग्रह की दशा चल रही है, कभी 7.5 चल रही है। तो इस सब चीज़ों में जो ग्रह हैं अगर खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कोई ग्रह आपका खुद ही पीड़ित है और बुरी तरीके से पीड़ित है, तो वो आपको स्ट्रगल करवाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ख़राब कर देंगे, स्ट्रगल करवा दें। हर चीज़ में आपको स्ट्रगल मिलेगा। और लक क्या है, लक अगर अच्छा है तो स्ट्रगल कम से कम करना पड़ता है। तो लक यही चीज़ है, कुंडली से भी पता चल जाता है कि लक की क्या स्थिति है। अगर सभी ग्रह ठीक ठाक हैं मिला जुला के, और विपरीत राजयोग बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा विपरीत राजयोग जिसको रहता है उसको ज़्यादा तेज़ी से वो उन्नति करता है। तो वो भी एक बार पूरा डिटेल में हम बतलाएंगे कि विपरीत राजयोग होता क्या है, उस पर भी पूरा एक एपिसोड जाएगा। अब फिलहाल आप इतना ज़रूर चीज़, ये जो चीज़ बतलाया गया है, इसमें आप अपनी कुंडली को देखिए, और कुंडली को देखने के बाद यहाँ पे नंबर देखिए, और आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य का मालिक कौन है, मेरे धन का मालिक कौन है, मेरे पराक्रम का, मेरे भाइयों का मालिक कौन है, मेरी माता का, भूमि का, भवन का मालिक कौन है, मेरी संतान का, बुद्धि का मालिक कौन है, मेरे नौकरी का, नौकर का मालिक कौन है, मेरे जीवन साथी का, साझेदारी का, बिजनेस का मालिक कौन है, मृत्यु का, अरिष्ट का मालिक कौन है, भाग्य का, पिता का, ईश्वर का, आध्यात्म का मालिक कौन है, रिजल्ट का मालिक कौन है, आय का मालिक कौन है, और व्यय का मालिक कौन है। यानी कि अगर आपको ये कुंडली आपकी समझ में आ जाती है, अपनी एटलीस्ट अपनी देखिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का लॉर्ड कौन है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसका लॉर्ड कौन है, और ये जो 12 घर हैं, 12 घर से क्या क्या देखा जाता है, एटलीस्ट छोटे बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में ये इतना पता रहना चाहिए कि पहला भाव जो होता है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो मालिक होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो लॉर्ड होगा वो आपका धन का, परिवार का मालिक होंगे। तीसरा में सहोदर का मालिक होंगे। इस तरीके से 12 भाव का कुछ न कुछ डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसका जो नेगेटिव जो चीज़ हैं, जो कुछ भी नेगेटिव आता है ना लाइफ के अंदर, जो भी आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, कुछ अरिष्ट हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इसके लिए ग्रह जो हैं, जो भी प्लैनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ग्रहों के बारे में इतना ज़रूर है कि अगर इनका उपाय किया जाए तो ज़िंदगी को बिल्कुल, आपको कहते हैं ना, रातों रात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर उनका उपाय किया जाए तो वो जो नेगेटिव होता है उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं। चाहे आप स्टोन पहने, चाहे आप पूजा करें, चाहे आप किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से कम ज़रूर होता है। इस बात की जो निश्चित रूप से ये भी नहीं है कि नहीं होगा। अगर आप सच्चे मन से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपका स्ट्रगल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके पीछे पूरा साइंस भी है, वो भी मैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर बतलाने वाला हूँ कि इसके पीछे की साइंस क्या है। जो एस्ट्रोलॉजी है ये फिर एस्ट्रोफिजिक्स है, और इस एस्ट्रोफिजिक्स में साइंस कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ तक इसके अंदर साइंस एंट्री किया हुआ है, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आता हूँ। और आप लोग ये वीडियो मेरा देखते रहें, और मैं चाहता हूँ कि
एटलीस्ट आप लोग अपनी कुंडली देखना स्वयं सीखें। और बहुत आसान तरीके से बतलाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को ये ना लगे कि बहुत टफ है। एक एक बातों को, छोटी से छोटी बातों को मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ। और एटलीस्ट अपनी कुंडली को देखिए और समझें। और अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब तो निश्चित रूप से देखना चाहिए। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है, तब देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसके लिए आपको अपना होरोस्कोप निश्चित रूप से देखना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो दिखाना भी चाहिए। अगर आपके लाइफ में थोड़ी भी ऐसी लगती है बात कि बार बार एक ही टाइप की प्रॉब्लम अगर आती है, तो उसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाना भी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहें और नित्य नए नए जो भी मेरे वीडियो आते हैं उनको आप देखें और ज्योतिष को आत्मसात करें, ज्योतिष को आप खुद से सीखें, ताकि आपको ये लगे कि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, इतनी बातें तो मैं भी जानता हूँ, इतनी बातें तो मैं भी जानता हूँ। ये आपको कोई ना करे कि छोटी सी छोटी बातें बतला करके आपको घबरा दे और आपको लगे कि तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। अभी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि पहली बार हमें पता चला कि ऊंच नीच और ऊपर नीचे शत्रु ये जो ग्रह होते हैं, ये इनको पता नहीं था, खाली सुनते थे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि आपकी ये वीडियो देखी और मुझे कंप्लीट पता चल गया कि कुंडली को देखने का जो था, जो बहुत टफ लगती थी, उन्होंने कहा कि अब ये टफ नहीं है, आपने जो वीडियो बनाई है इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। तो मेरी सबसे यह है कि आप लोग देखें, शेयर करें। हाँ, सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी बात है कि शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल बटन है उसको दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ कोई ना कोई इसी से रिलेटेड पार्ट 3, ये पार्ट 2 था और इस तरीके से ये काफ़ी कंटिन्यूस में चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।